उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम है हमारे जबान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों खुश रहे और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू कवायद। आपको जो उर्दू कवायद में क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो बताऊंगी। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि उर्दू कवायद में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या आएगा। आपको जो उर्दू कवायद से क्वेश्चन आते हैं वो 40 नंबर के आते हैं और बाकी 60 नंबर या 40 नंबर के आपको बुक से होते हैं, जो हिस्सा नसर हिस्सा नज़म से आते हैं। तो ये जो 40 नंबर के क्वेश्चन है ये उर्दू कवायद से आते हैं। इसमें क्या है, मुताले की महारत होती है। उसमें एक गैर निसाबी इक़्तिबास की तफहीम, जिसके ज़ैल में 5 सवालात दिए जाएंगे। आपको एक इक़्तिबास दिया जाएगा, यानी एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो आपकी किताब से नहीं होगा। उस पैराग्राफ को पढ़कर आपको क्या 5 सवालों के जवाब देने, उसमें से 5 सवाल दिए जाएंगे। आप इक़्तिबास को पढ़ेंगे, पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उन 5 सवालों के जवाब देंगे। ये 10 नंबर के होंगे। ये कितने होंगे? 10 नंबर के होंगे। दूसरा, आपको तहरीरी महारत। तहरीर महारत में आपको मजमून निगारी लिखने आता है, ठीक है, वो 10 नंबर के आते हैं। इस साल का मैंने जो आपको 2024-25 का सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाया है, उसमें जो भी टॉपिक दिया गया है आप उसकी तैयारी कर लें, इंशाल्लाह उसी में से आएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। तो इस साल का जो सैंपल पेपर है उसमें क्या है, ग्लोबल वार्मिंग एक ख़तरा, जो आपको मजमून लिखने आएगा और वो आपको 250 से 300 अल्फाज पर लिखना होगा, जो 10 नंबर के होंगे, ठीक है। और टॉपिक क्या क्या है, ग्लोबल वार्मिंग एक ख़तरा, कौमी यकजहती मुल्क की ज़रूरत, दहशत गर्दी मुल्क की सालमियत के लिए खतरा, दहशत गर्दी मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा। ये 3 टॉपिक आपको दिया गया है। आप इन तीनों टॉपिक की तैयारी कर लें, इंशाल्लाह इसी में से एक आएगा, ठीक है। ये आपको 2024-25 का सैंपल क्वेश्चन पेपर है। मैं इसको पूरा करवा चुकी हूँ, मेरे चैनल पर है। अगर आपने नहीं देखा है ये पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर तो ज़रूर देखें। और आपको एक ख़त लिखने आएगा जो 4 नंबर के होंगे। अपने दोस्त को अपने भाई की शादी में मदऊ करने के लिए एक ख़त लिखिए। तो आप इन तीनों टॉपिक की ज़रूर तैयारी कर लीजिएगा। तो मजमून निगारी मैंने बता दिया, जो 3 टॉपिक था। अब उर्दू कवायद में क्या क्या आएगा, तो आज मैं आपको ये जो उर्दू कवायद है आज मैं आपको यही पढ़ाऊंगी। फ़ेल की किस्में, लाजिम, मुतादी, नाकिस, मारूफ, मजहूल। फ़ेल की किस्में में ये पांचों पढ़ना है, ठीक है। और सनाया बदाया, सनाया बदाया में क्या क्या पढ़ना, हुस्न तालील, बरातुन नज़ीर, तजाद, तजनीस, लफो नशर, तलमीह, तशबीह, इस्तियारा। और ये सारा आज मैं पढ़ाऊंगी। जो ये उर्दू कवायद है आज मैं इसको पढ़ाऊंगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और कहावतें और मुहावरे आपको मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगी। आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको कहावतें और मुहावरे पढ़ना है कि नहीं, तो मैं फिर इसका अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कवायद में फ़ेल की किस्में, लाजिम, मुतादी, नाकिस, मारूफ, मजहूल। और सनाया बदाए में हुस्न तालील, मरातुन नज़ीर, तजाद, तजनीस, लफो नशर, तलमीह, तशबीह, इस्तियारा। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी के अंदर से आएगा। ये जो कवायद के क्वेश्चन आएंगे बस इसी में से आएंगे। बस आपको क्या है, समझ के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है और वीडियो को स्किप किए बगैर पढ़ना है। एक एक लाइन को एक एक लफ्ज़ को समझना है और समझ कर पढ़ना है। अगर 1 से 2 बार आप अच्छी तरह से समझ कर पढ़ लेते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो उर्दू कवायद जो मैं आज पढ़ा रही हूँ इसको खूब अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए। तो आइए मैं शुरू करती हूँ फ़ेल की किस्में, और आज मैं आपको ये सारा एक वीडियो में बता दूंगी। तो बच्चों, मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा है और मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपका एक एक टॉपिक कवर कराना बेहद ज़रूरी है। मैं बहुत ज़रूरी जानकर आपको पढ़ा रही हूँ और आप भी बहुत मेहनत से दिल लगाकर एक एक टॉपिक को पढ़िए और समझिए, क्योंकि उर्दू में अगर आपके 96% आ जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होता है कि आपके क्या परसेंटेज बढ़ जाते हैं। इसीलिए जिस तरह से आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, उर्दू की भी बहुत अच्छी तरह से तैयारी कीजिए।
क्योंकि पढ़ना बेहद ज़रूरी है। बच्चे पढ़ने से बहुत भागते हैं और उर्दू कवायद तो और उनको बहुत भारी लगता है पढ़ना। लेकिन मैं आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छी तरह से बताऊंगी, बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो आइए शुरू करती, फेल क्या है। और आपको एक बात ये भी बता दूं कि जो भी क्वेश्चन आएगा उर्दू कवायद से, सब इसी में से आएगा जितना मैं आज पढ़ा रही हूँ। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखें। फेल, फेल किसे कहते हैं? फेल इस कलमा को कहते हैं जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। जैसे नसीम आया, कुद्दूसिया हंसी, खालिद ने मजमून लिखा, रोशन आम खाता है, वगैरह। तो ये क्या है, इसमें क्या है, फेल किसे कहते हैं? किसी काम के करने को कहते हैं। कोई भी हम काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। ठीक है। फेल इस कलमा को कहते हैं जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। फेल से क्या मतलब है कि हम कोई काम को कर रहे हैं या कोई काम हो रहा है। जैसे नसीम आया, नसीम क्या आया, ये भी एक काम है, वो आया है। कुद्दूसिया हंसी, कुद्दूसिया क्या हंस रही है, ये भी एक काम है। खालिद ने मजमून लिखा, खालिद क्या कर रहा है? मजमून लिख रहा है, ये भी एक काम है। रोशन आम खाता, रोशन क्या कर रहा है? आम खा रहा है, ये भी एक काम है। तो जो भी काम है उसे हम क्या कहेंगे? फेल कहेंगे। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? फेल इस कलमा को कहते हैं जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। और आपको ये मिसाल भी लिखनी है। अब हम पढ़ते हैं फेल की किस्में। फेल की किस्में, नंबर 1 है फेल लाजिम। आपको याद करना है, फेल लाजिम, फेल मुतादी, फेल नाकिस, फेल मारूफ और फेल मजहूल। ये इसकी 5 किस्में हैं। तो एक एक करके आप इसको समझते हैं। फेल लाजिम वो फेल है जिसमें काम का असर सिर्फ करने वाले यानी फाइल तक ही महदूद रहता है। फाइल कौन है? जो काम कर रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या है? फाइल हूँ। ठीक है। फेल लाजिम वो फेल है जिसमें काम का असर सिर्फ काम करने वाले यानी फाइल तक ही महदूद रहे। मिसलन मंजूर हंसा, मुख्तार आएगा, सुनील रो रहा है। इन जुमलों में मंजूर, मुख्तार, सुनील फाइल हैं। यानी मंजूर क्या? हंसा, तो फाइल कौन है? मंजूर है। ठीक है। मुख्तार आए, मुख्तार आएगा, फाइल कौन है? यानी काम करने वाला कौन है? मुख्तार है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या हूँ? तो मैं क्या हूँ? फाइल हूँ, यानी मैं काम कर रही हूँ। तो काम करने वाले को क्या कहा जाता है? फाइल कहा जाता है। वो फेल जिसमें काम का असर सिर्फ करने वाले यानी फाइल तक ही महदूद रहे। मसलन मंजूर हंसा, मुख्तार आएगा, सुनील रो रहा है। इन जुमलों में मंजूर, मुख्तार, सुनील क्या है? फाइल है, यानी ये काम कर रहे हैं। और हंसा, आएगा, सो रहा फेल लाजिम है। ये सब क्या है? फेल लाजिम है, ये सब काम हो रहा है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और सुन लीजिए। दूसरा है फेल मुतादी। वो फेल है जिसमें काम का असर सिर्फ फाइल तक महदूद ना रहकर मफूल पर भी पड़ेगा। मिसलन खाना खाया गया, क्लास में किताब पढ़ी गई, आम खाएगा। यानी वो फेल है जिसका असर सिर्फ का फाइल तक महदूद नहीं रहेगा। फाइल जो काम कर रहा है और मफूल क्या है? जो उसके सामने रखा है। जैसे खाना, खाना क्या है? मफूल हो गया। खाना खाया गया, खाना तो क्या है? फाइल है और खाया गया मफूल है। क्लास में किताब पढ़ी गई, किताब क्या है? फाइल है, किताब को पढ़ा जा रहा है और पढ़ी गई क्या है? मफूल है। आम खाएगा, आम क्या है? फाइल है और खाएगा मफूल है। आप जानते हैं फेले नाकिस। इस फेल में किसी काम का करना साबित नहीं होता बल्कि किसी हालत या कैफियत का पता चलता है। जैसे अख्तर बीमार है, बारिश हुई थी, आम मीठे हैं, वगैरह। अब इस फेल में क्या है? किसी काम का करना साबित नहीं होता बल्कि किसी हालत या कैफियत का पता चलता है। जैसे बारिश हुई थी, जमीन भीगा हुआ हम जब देखते हैं तो समझ जाते हैं कि बारिश हुई थी। और जैसे अख्तर बीमार है, ठीक है। आम मीठे हैं, आम को हमने देखा नहीं कि ये मीठा है, लेकिन आम मीठे हैं बोला जा रहा है। अभी हमने अख्तर की बीमारी का पता नहीं है लेकिन लग रहा है कि वो बीमार है, तो क्या कहेंगे? अख्तर बीमार है। इन मिसालों में है, थी और हैं फाइल नाकिस है। थी और हैं क्या है?
فاعل ناقص ہے کیونکہ ان سے کسی کام کا کیا جانا ثابت نہیں ہوتا بلکہ کسی حالت یا کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس میں کیا ہے، کسی کام کا ہونا ثابت نہیں ہو رہا بلکہ حالت اور کیفیت کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے فعل ناقص کہتے ہیں، جس میں کسی کام کا بلکہ اس کی کیفیت یا حالت کا پتہ چلتا اسے فعل ناقص کہتے ہیں۔ فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو، جیسے راشد نے کھانا کھایا، تو راشد کیا ہے، فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور کھانا کھایا۔ طلعت نے مضمون لکھا، تو طلعت کیا ہے، طلعت نے مضمون لکھا، تو اس میں پتہ چل رہا کہ مضمون کس نے لکھا، طلعت نے لکھا۔ احمد نے سانپ مارا، تو یہ پتہ چل گیا کہ احمد نے سانپ مارا ہے۔ ان جملوں میں کھایا، لکھا اور مارا ایسے فعل ہیں جن کے فاعل معلوم ہیں، ٹھیک ہے، فعل تو ہے کھایا، لکھا اور مارا، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس کا فاعل بھی معلوم ہے کہ کون یہ کام کو کر رہا ہے، اس لیے انہیں فعل معروف کہیں گے۔ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ آدمی یہ کام کر رہا ہے تب ہم اسے فعل معروف کہیں گے، یعنی فاعل کا بھی پتہ چلے اور فعل کا بھی پتہ چلے۔ پانچواں ہے فعل مجہول۔ اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے کپڑے دھل گئے، کتابیں آ گئیں، کھڑکی کھلی، مکان بن گیا وغیرہ۔ یہ سب کام ہوا ہے، کپڑا دھل گیا ہے، کتابیں آ گئی ہیں، کھڑکی کھلی ہے، مکان بن گیا، لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ کام کس نے کیا ہے۔ ان سبھی مثالوں میں فاعل معلوم نہیں ہوتا، یعنی کام کرنے والا کون ہے وہ معلوم نہیں ہے، تو اسے کیا کہیں گے، فعل مجہول کہیں گے۔ جس فعل میں فاعل یعنی کام کرنے والے کا معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 5 ٹاپک ہم سمجھ گئے۔ اب ہم پڑھیں گے ثنایا اور بدایا۔ ثنایا اور بدایا کسے کہتے ہیں؟ شاعری کی زیور کو کہتے ہیں۔ جس طرح ہم زیور سے خود کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اسی طرح شاعری کو ثنایا بدایا سے سجایا جاتا ہے۔ ثنایا بدایا شاعری کا زیور کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ثنایا بدایا کیا ہے، شاعری کا زیور ہے، یعنی ثنایا بدایا سے شاعری کو سجایا جاتا ہے۔ ان سے شعر کے حسن اور دلکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ثنایا کا مطلب ہے کاریگری، یہ لفظ صنعت سے بنا ہے۔ ثنایا کا مطلب کیا ہے، کاریگری، یعنی جس طرح زیور میں کاریگری ہوتی ہے، اسے کھرچ کر اسے خوبصورت بنایا جاتا ہے، اسی طرح شعر میں لفظ کو سجا کر اسے خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ یہ لفظ صنعت سے بنا ہے، جبکہ بدایا بدی کی جمع ہے، جس کے معنی ہے انوکھی اور تازگی رکھنے والی چیزیں۔ بدایا کا مطلب کیا ہے، بدایا کیا ہے، بدی کی جمع ہے، اور جس کے معنی کیا ہے، انوکھی اور تازگی رکھنے والی چیزیں۔ تو ثنایا سے کیا ہم شاعری کو سجاتے ہیں، اور بدایا سے کیا ہم شاعری کو، اور بدی سے کیا ہم شاعری کو تازگی دیتے ہیں، تازہ رکھتے ہیں۔ اب ثنایا بدایا میں کیا کیا ہے، حسن تعلیل ہے۔ تو بچوں، اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ میں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت محنت سے بناتی ہوں۔ تو پلیز جتنا ہو سکے اپنے دوست کو یہ ویڈیو شیئر کریں، تاکہ آپ کے دوست بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے، کیونکہ ابھی آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی بےحد ضرورت ہے۔ آپ کو اردو قواعد میں کیا آئے گا اور کیا نہیں آئے گا یہ بھی اس سے معلوم ہو جائے گا، اور آپ کی تیاری بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور اپنے دوستوں کو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو سب سے پہلا ہے صنعت حسن تعلیل۔ کلام میں کسی بات کا وہ سبب بیان کرنا جو اس کا اصلی سبب نہ ہو، حسن تعلیل کہلاتا ہے۔ کلام میں کسی بات کو وہ سبب بیان کرنا جو اس کا اصل سبب نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں، حسن تعلیل کہتے ہیں۔ پیاسی تھی جو سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی۔ یعنی پیاسی تھی جو سپاہ، یعنی سپاہی جو پیاسے تھے 3 رات سے، اور ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی۔ جب حضرت حسین علیہ السلام کربلا میں جنگ کر رہے تھے تو اس وقت سپاہی کیا ہے، 3 رات سے پیاسی تھی، اور موج فرات، وہاں جو فرات ندی تھا کنارے میں، اس سے پانی لینے کے لیے کیا ہے، فوجوں کو منع کر دیا گیا تھا، تو موج فرات کی کیا ہے، سر پٹکتی تھی ساحل سے، کیا دیکھ کر کہ یہ سپاہی کیا ہے، پیاسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلکہ حضرت حسین علیہ السلام کی جو فوجیں ہیں وہ بہت پیاسی ہے، اس کو یہاں پر دکھانے کے لیے یہ دکھایا گیا ہے کہ موج فرات کی کیا ہے،
साहिल से सर पटकती थी। तो ये क्या हो गया, हुस्न तालील हो गया। ये इसका असल सबब नहीं है, इसको यहाँ पर मिलाकर बयान किया गया है। मेरी तरह से है ये महरो माह भी आवारा, किसी हबीब की ये भी है जिस्तजू करते। शायर कहता है कि महरो माह यानी ये जो सूरज और चांद है, ये मेरी तरह से आसमान में क्या आवारा फिरते हैं, यानी घूमते रहते हैं। ये भी क्या है, हबीब यानी अपने महबूब की तलाश में है, जुस्तजू यानी तलाश में है। तो ये भी क्या है, मेरी तरह अपने महबूब की तलाश में आसमान पर क्या है, आवारा फिरते हैं। तो जो महरो माह होते हैं, जो सूरज चांद होते हैं, वो तो क्या है, आसमान में घूमते हैं हमें रोशनी देने के लिए। और ज़मीन क्या है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो ऐसा लगता है कि ये हर वक्त घूम रहे हैं। तो शायर क्या है, अपने जुस्तजू से, अपनी आवारगी से क्या है, महरो माह को मिला रहे हैं यहाँ पर कि मेरी तरह ये भी महरो माह जो है, चांद और सूरज जो है, वो भी अपनी महबूब की तलाश में क्या है, आवारा घूमते हैं। दूसरा है सेनत मरातुन नज़ीर। कलाम में ऐसी चीज़ों का जिक्र करना जिनमें आपसी मुनासबत या ताल्लुक पाया जाए मगर ये ताल्लुक ताजाद का ना हो, मरातुन नज़ीर कहलाता है। कलाम में क्या, ऐसी चीज़ों का जिक्र करना जिसमें आपसी मुनासबत या ताल्लुक पाया जाए, जिसमें क्या आपसी मुनासबत हो और ताल्लुक हो, मगर ये ताल्लुक तजाद का ना हो, यानी उल्टे वर्ड का या जिद अल्फाज का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया हो, वो मरातुन नज़ीर कहलाता है। अब आइए शेर पढ़ते हैं। कभी शाख व सब्ज व बर्ग पर, कभी गुंच व गुल व खार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूं, मेरा हक है फसल बहार पर। शायर क्या कहते, कभी शाख, सब्जा, बर्ग, गुंचा, गुल, खार, सब क्या है, चमन की चीज़ है। शाख यानी पेड़ का जो शाख होता है, डंठल, सब्ज यानी हरा, गुंचा यानी फूल, गुल भी फूल को कहते हैं, और खार यानी कांटा। तो ये सब चीज़ में क्या है, आपस में मुनासबत है, यानी सारे एक ही जगह के चीज़ हैं, यानी बाग के चीज़ हैं। मैं चमन में जहाँ रहूं, मेरा हक है फसल बहार पर, यानी बहार जो आई है उसमें मेरा हक है। तो यहाँ पर शाख, सब्जा, बर्ग, गुंचा, गुल, खार, सब में क्या है, एक तरह का मुनासबत पाया जाता है, एक तरह का ताल्लुक है। तो इसे क्या कहेंगे, मरातुन नज़ीर कहेंगे। समझ गए होंगे। दूसरा शेर है, चलते हो तो चमन को चलिए, सुनते हैं कि जश्न बहारा है, फूल खिले हैं पात हरे हैं, कम कम बादो बारा है। तो चलते हो तो चमन को चलिए, चमन सुनते हैं कि जश्न बहारा है, चमन में जश्न बहार आई हुई है। फूल खिले हैं पात हरे, यानी फूल चमन में खिले हैं, पात यानी पत्तियां हरी हरी हैं, कम कम बादो बारा है, और बादो बारा माने होता है तूफान। तो ये सारे क्या है, अल्फाज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी चमन में ही सब कुछ होता है। चमन में क्या है, बहार भी आया हुआ है, और चमन में क्या है, तूफान भी आते हैं, फूल भी चमन में खिलते हैं, पत्ते हरे हैं। तो ये भी क्या है, सेनत मरातुन नज़ीर की मिसाल है। ठीक है, अब आइए देखते हैं तीसरा, सेनत तजाद। सेनत तजाद क्या है, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। कलाम में ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करना जो एक दूसरे की जिद हो, सेनत तजाद कहलाता है। कलाम में यानी शेर में ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करना जो एक दूसरे की जिद हो, यानी उल्टा वर्ड हो, वो क्या कहलाता, सेनत तजाद कहलाता है। दर्द मन्नत कश दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। तो यहाँ अच्छा और बुरा क्या है, सेनत तजाद है, यानी उल्टे वर्ड का इस्तेमाल हुआ। तो जहाँ जिद अल्फाज का इस्तेमाल हो उसे क्या कहते हैं, सेनत तजाद कहते हैं। तूले गम हयात से घबराना ए जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सेहर ना हो। तो ये शाम और सेहर ये क्या है, उल्टे अल्फाज का इस्तेमाल हुआ, तो ये कहेंगे सेनत तजाद। अब देखते हैं चौथा, सेनत तजनीस। कलाम में ऐसे लफ्ज लाना जो बज़ाहिर एक जैसे हो लेकिन माने के एतबार से मुख्तलिफ हो, सेनत तजनीस कहलाता है। कलाम में क्या, ऐसे लफ्ज लाना जो बज़ाहिर एक जैसे हों लेकिन माना के एतबार से मुख्तलिफ हों, देखने में एक तरह का लगे लेकिन माने के एतबार से क्या है, वो अलग हो, उसे क्या कहते हैं, सेनत तजनीस कहते हैं। जैसे कहा दिल ने मेरे देखी जो वो मांग, कि है ये रात आधी कुछ दुआ मांग। तो ये मांग और मांग दोनों एक तरह के लफ्ज हैं लेकिन दोनों के मीनिंग अलग हैं। कहा दिल ने मेरी देखी जो वो मांग, ये सर का मांग हो गया, जो हम लोग सर पर बाल से मांग बनाते हैं। कि है ये रात आधी कुछ दुआ मांग, और ये मांगना हो गया दुआ मांगना या कुछ मांगना। ठीक है, तो ये दोनों मांग अलग अलग है।
تو صنعت تجنیس کسے کہیں گے؟ کلام میں ایسے لفظ لانا جو بظاہر ایک جیسے ہوں، دیکھنے میں ایک جیسے ہوں، بولنے میں ایک جیسے ہوں، لیکن معنی کے اعتبار سے مختلف ہوں، صنعت تجنیس کہلاتا ہے۔ تمہاری مانگ ہی دل مانگ لے گی، یہ چوٹی کس لیے پیچھے پڑی ہے۔ تمہاری مانگ یہ ہو گیا سر کی مانگ، ٹھیک ہے، جو سر سے ہم بناتے ہیں، بال کا بناتے ہیں، اور دل مانگ لیں گی یہ ہو گیا مانگنا، کچھ مانگنا۔ یہ چوٹی کس لیے پیچھے پڑی ہے، تو یہ مانگ دونوں ایک طرح کے ہیں لیکن دونوں کے میننگ الگ ہیں۔ پانچواں ہے صنعت لف و نشر۔ کلام میں پہلے چند چیزوں کا آنا اور پھر ہر ایک کی مناسبت بیان کرنا نشر کہلاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ صنعت میں کیا ہے؟ لف و نشر مطلب کلام میں پہلے چند چیز کو لانا، لف، اور پھر ہر ایک کی مناسبت بیان کرنا نشر کہلاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، لف و نشر مرتب، لف و نشر غیر مرتب۔ لف و نشر مرتب، اگر پہلے مصرے میں بیان کی گئی چیزوں ہی کے مطابق دوسرے مصرے میں بھی وہی ترتیب ہو تو صنعت لف و نشر مرتب کہلاتی ہے۔ جیسے شرکت شیخ و برہمن سے میر کعبہ و دیر سے بھی جائے گا۔ شرکت شیخ اور برہمن، یہاں شیخ اور برہمن کا استعمال ہوا تو شیخ کے بدلے یہاں کعبہ آ گیا اور برہمن کا مطلب یہاں دیر آ گیا۔ تو دیر مانے کیا ہوتا؟ مندر، بت خانہ۔ تو شیخ کہاں جائیں گے؟ کعبہ جائیں گے، اور برہمن کہاں جائیں گے؟ دیر جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ اوپر کے حساب سے نیچے لکھا گیا ہے، یعنی اوپر کے حساب سے نیچے ترتیب میں اس کو سجا کر لکھا گیا، شیخ کے لیے کعبہ اور برہمن کے لیے دیر۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا لف و نشر مرتب، یعنی مرتب کے ساتھ لکھا گیا۔ لف و نشر غیر مرتب، اگر پہلے مصرے اور دوسرے مصرے کی چیزوں کی ترتیب بدل دی جائے تو اسے لف و نشر غیر مرتب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ترتیب اگر بدل دی جائے گی تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لف و نشر غیر مرتب، اور اس کی ترتیب اگر اسی طرح رہے گی تو یہ ہو جائے گا لف و نشر مرتب۔ تو آپ گھبرائیں نہیں، یہ کیا ہے؟ بہت اطمینان سے پڑھنے کی چیز ہے، اگر آپ اطمینان سے پڑھیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ اور آپ سے ایک بات یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے آپ کے لیے ایک کورس تیار کیا ہے، ایک کورس ڈیزائن کیا ہے جو آپ کے لیے بہت کام آنے والے ہیں۔ اس کورس میں نے آپ کو حصہ نثر کے سارے سوال و جواب، حصہ نظم، حصہ غزل کے سارے سوال و جواب، خلاصہ، مرکزی خیال، اور جو بھی ایکسٹرا سوال و جواب ہے، اس کے علاوہ میں نے 50 MCQ کوشچن، اردو قواعد، سب کچھ دیا ہے، اور وہ میں آپ کو PDF فارم میں دوں گی۔ یہ کورس آپ کے لیے 150 روپیز کا رہے گا۔ تو میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر دوں گی، آپ کو اگر کورس لینا ہوگا تو آپ واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں میسج کریں، میں آپ کو کورس دوں گی۔ اس کے لیے آپ کو 150 روپیز پے کرنے ہوں گے۔ 150 روپیز کا میں نے آپ کے لیے ایک کورس تیار کیا ہے جو آپ کے بہت کام آنے والے ہیں، اور جو کیا ہے؟ PDF فارم میں رہیں گے۔ تو آپ کو اگر کورس لینا ہو تو ہمیں میرے نمبر پر ضرور میسج کریں۔ یہ کورس آپ کے لیے ایگزام میں بہت ہی فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے۔ آپ ویڈیو کہاں کہاں تلاش کریں گے، میں سب کچھ ایک ساتھ آپ کو دوں گی، اور آپ اس PDF کو اپنے موبائل میں کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے موبائل میں، اپنے لیپ ٹاپ میں کہیں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کے لیے بہت ہی کام آنے والی ہے۔ تو سارے آنسر کوشچن، خلاصہ، مرکزی خیال اور MCQ کوشچن، اردو قواعد، میں آپ کو سب کچھ دوں گی، اور ساتھ ساتھ آپ کے جو گلزار اردو سے سوال و جواب آتے ہیں وہ بھی میں تیار کر رہی ہوں۔ تو آپ کو سب کچھ ایک ہی PDF میں ملے گا جو ای بک کی طرح ہوگا۔ تو اگر آپ کو چاہیے تو ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر دوں گی، آپ اس واٹس ایپ نمبر پر ہمیں میسج کریں اور میں آپ کو PDF فارم میں وہ دوں گی۔ تو اس کورس کا دام ہے 150 روپیز، لف و نشر غیر مرتب۔ اگر پہلے مصرے اور دوسرے مصرے کی چیزوں کی ترتیب بدل دی جائے تو اسے لف و نشر غیر مرتب کہتے ہیں۔ تیرے رخسار وقد و چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سروا جدا، گل جدا سر جدا، نرگس بیمار جدا۔ تو یہ کیا ہے؟ ترتیب سے نہیں ہے، اسی لیے سے کیا کہیں گے؟ لف و نشر غیر مرتب، ٹھیک ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں 6 صنعت تلمی۔ کلام میں کسی تاریخ، نیم تاریخ یا کسی مذہبی واقعہ یا روایت کی طرف اشارہ کرنا صنعت تلمی کہلاتا ہے۔ کلام میں کسی تاریخی، نیم تاریخی یا کسی مذہبی واقعہ یا روایت کی طرف اشارہ کرنا کیا ہے؟ صنعت تلمی کہلاتا ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم کون ہے؟ مریم علیہ السلام کے بیٹا ہے، اور ان کا نام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جس میں کیا مذہبی واقعہ کا بیان ہو رہا ہے تو اسے صنعت تلمی کہیں گے۔ کسی بھی تاریخی واقعہ کا بیان یا مذہبی واقعہ کا بیان
या किसी रिवायत का बयान किया जाए किसी शेर में तो हम समझ लेंगे कि ये सीनत तलमी है। और बाजार से ले आए अगर टूट गया जामे जम से ये मेरा जामे सफ़ाल अच्छा। ये गालिब का शेर है। गालिब कहते हैं कि बाजार से और ले आएंगे अगर मेरा जाम टूट जाएगा, क्योंकि ये जाम जो है जामे जम से ये मेरा जामे सफ़ाल अच्छा। जामे जम वो था, जमशेद एक बादशाह था जिसके पास क्या है, जामे जम एक प्याला था जिसको गर्दिश करने से उसे क्या है पूरी दुनिया के हालात मालूम हो जाते थे, तो उसे जामे जम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जामे जम से कि मेरा जामे सफ़ाल अच्छा। गालिब कहते हैं उसका जो जामे जम है जिससे पूरी दुनिया की खबर हो जाती है, उससे मेरा जामे सफ़ाल अच्छा कि अगर ये टूट गया तो मैं इसे बाजार से ले आऊँगा। तो इसमें क्या तारीख़ी वाक़यात का इस्तेमाल हो, ऐसे से सिनत तलमी कहेंगे। क्या वो नमरूद की खुदाई थी बंदगी में मेरा भला ना हुआ। तो यहाँ नमरूद का किस्सा बयान किया जा रहा है, तो ये भी क्या सिनत तलमी है। अब तशबीह किसे कहते हैं? किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के यकसा बताना तशबीह कहलाता है। इन दोनों चीज़ों में किसी न किसी तरह की यकसानियत का होना ज़रूरी है। तशबीह किसे कहते हैं? किसी एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ की तरह बताना और दोनों में क्या किसी न किसी तरह का यकसानियत हो, यानी दोनों एक तरह का हो, किसी न किसी वजह से एक तरह का हो। नाजुकी इसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो जो लब है किसकी तरह है? दोनों में क्या है, मिलता जुलता खूबसूरती है, जैसे तशबीह कहेंगे। लब को गुलाब के साथ तशबीह किया जा रहा है, गुलाब की पंखड़ी के साथ तशबीह दी जा रही है। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। मीर इन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। यानी जो नीम बाज आंखें हैं उसमें मस्ती किसकी है? शराब की सी है। तो नीम बाज आंखों को किससे तशबीह दिया जा रहा है? शराब की मस्ती से। अब आइए जानते हैं इस्तिआरा किसे कहते हैं। जब कोई लफ्ज़ अपने असल मायने के बजाय मिजाजी मायने में इस्तेमाल किया जाए और इसके असल मायने और मिजाजी मायने में तशबीह का ताल्लुक हो तो इसे इस्तिआरा कहते हैं। ठीक है, इस्तिआरा किसे कहते हैं? जब असल मायने के बजाय मिजाजी मायने में इस्तेमाल किया जाए कोई भी लफ्ज़ और इसके असल मायने और मिजाजी मायने में तशबीह का ताल्लुक हो, उसे इस्तिआरा कहते हैं। जैसे छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। तो छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, यानी चांद में क्या है, रोशनी भी है और जुल्मत भी है। निकला कभी गहन से, कभी ये गहन से निकल जाता है और ये कभी गहन में आ जाता है। यानी तो इसमें क्या होगा, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। ठीक है, कभी गहन से ये निकल जाता है और ये कभी गहन में आ जाता है। यानी जब चांद में गहन लगता है तो ये कभी क्या है, गहन से निकल जाता है और कभी गहन में आ जाता है। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।